हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धिमा कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज हम जो है अभी तक तो हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक के वीडियोस बनाते आ रहे थे, लेकिन आज जो हम 11th क्लास का एक चैप्टर ले रहे हैं हॉर्नबिल बुक से, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और आपको ये बात बता दूं मैं कि ये बुक जो है आपके हॉर्नबिल मेन टेक्स्ट बुक है। जैसे 12th में फ्लेमिंगो है, वैसे 11th में हॉर्नबिल बुक जो है वो मेन टेक्स्ट बुक है। इससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, इसीलिए पहले हम इसको शुरू कर रहे हैं, बाद में हम स्नैपशॉट भी करेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सी। पोर्ट्रेट का मतलब है चित्रण, है ना। वैसे पोर्ट्रेट का मतलब फोटो होता है, फोटोग्राफ, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने अपने एक लेडी का खुशवंत सी ने चित्रण किया, मतलब उनके पर्सनैलिटी के बारे में बताया है और उनसे उनका क्या संबंध था वो बताया। और वो एक्चुअल में वो लेडी जो है वो खुशवंत सी की ग्रैंड मदर है, दादी है उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो एक्सप्रेशंस है आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये जैसे जैसे बीच में अपने चैप्टर में आते जाएंगे वैसे मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी इनका मीनिंग। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ, जैसे कि हर किसी की दादी माँ होती है, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी माँ होती है, वैसे मेरी दादी माँ भी क्या थी? वॉज एन ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. तो आगे जो है लेखक कहते हैं कि वो रह चुकी थी वृद्ध, ओल्ड, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, वृद्ध ओल्ड यानी वृद्ध, और रिंकल्ड का मतलब क्या है? झुर्रियां, बुढ़ापे में जो चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है ना, उनको रिंकल्स कहते हैं। तो झुर्रीदार, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, जिसके झुर्रियां हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी दादी जो है वृद्ध और रिंकल्ड, झुर्रीदार रह चुकी थी फॉर द 20 years that I had known her। कहने का मतलब है कि मैं 20 सालों से मैं उनको जानता था, कि मेरे जन्म से लेकर के जब मैं 20 साल का हुआ तब तक, या जब से वो जानने लगे अपनी दादी को, तब से लेकर 20 साल तक वो कह रहे हैं कि दादी वैसी ही बुजुर्ग और झुर्रीदार थी। मतलब जिस पहले दिन से लेकर के 20 साल के बाद भी बिल्कुल वैसी बुढ़ी, बुजुर्ग और झुर्रीदार वो थी मेरी दादी। पीपल सेड, लोग कहते थे, that she had once been young and pretty। तो लोग, वो कह रहे हैं कि लोग ऐसा कहते थे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी दादी को बुजुर्ग ही देखा था 20 सालों से, लेकिन वो कह रहे लोग ऐसा कहते थे कि वो जो है कभी जवान थी, यंग थी और प्रीटी थी, आकर्षक भी थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन खुशवंत सी कह रहे हैं कि वो मेरे लिए क्या था? उस पर यकीन करना मुश्किल था। हार्ड टू बिलीव का मतलब क्या है बच्चों? यकीन करना मुश्किल होना। हार्ड टू बिलीव यानी जिस पर यकीन करना क्या हो आपको? मुश्किल हो, मतलब यकीन नहीं हो रहा हो आपको जिस बात पे। तो इनको किस बात पे यकीन नहीं हो रहा था? कि लोग कहते थे कि तुम्हारी दादी जो है हमेशा से ऐसी बुजुर्ग नहीं थी, ऐसी बुढ़ी नहीं थी, वो किसी जमाने में यंग भी थी और प्रिटी थी, दिखने में आकर्षक थी, और उनके एक पति भी थे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? पिक्चर, फोटोग्राफ। हंग, हंग मतलब टंगा हुआ था। अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो मेरे दादाजी का पिक्चर जो है, फोटो जो है, वो ये कहते हैं कि ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम यानी बैठक का रूम, तो बैठक कक्ष जो है उसमें मेरे दादाजी का फोटोग्राफ जो है वो टंगा हुआ था। कहाँ पे? अबव, अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस देखो बच्चों होता है जिस घरों में, ड्राइंग रूम के अंदर जिस स्थान पे एक तरफ दीवार के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पे क्या होता है, ड्राइंग रूम में एक जगह बनाई जाती है जहां आग जलाई जाती है ना, जिससे वो गर्मी रहे उस कमरे के अंदर। तो उसको जो अंगीठी बोलते हैं हम, अंगीठी वाला जो स्थान होता है उसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना होता है, वुडन स्ट्रक्चर, लकड़ी का, उसको बोलते हैं मेंटल पीस। और उस मेंटल पीस के ऊपर जो है ये कह रहे हैं मेरे दादाजी का फोटो टंगा हुआ था। अबव जो है देखिए प्रीपोजिशन है, आपके सिलेबस में ग्रामर में प्रीपोजिशन है, डिटरमिनर्स है, टेंस है और है मॉडल्स। ये 4 टॉपिक है, ये भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इन सबको आराम से समझ सके अच्छे से। तो अबव मतलब वो उसके टच में नहीं था। अबव कब यूज होता है प्रीपोजिशन? कि वो उससे अंगीठी से ऊपर दीवार पे जो है उनका पिक्चर, दादाजी का फोटो जो है वो टंगा हुआ था। ही वॉर
अभी दादाजी का बता रहे हैं कि पिक्चर में दादाजी कैसे दिख रहे थे। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। तो दादाजी जो है पहने हुए थे, वेयर का सेकंड फॉर्म है वॉर, WORE। तो दादाजी क्या पहने हुए थे? अ बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी सिर पे पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीली फिटिंग वाले कपड़े, मतलब ढीले कपड़े पहने हुए थे। तो उस जमाने में, पुराने जमाने में लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, जैसे धोती और कुर्ता या कुर्ता और पजामा, इस तरह के उनके लूज फिटिंग के कपड़े पहने हुए थे, पिक्चर में दिख रहा था। और एक टर्बन, एक पगड़ी पहनी हुई थी उनके सिर पे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और उनकी जो है लंबी सफेद दाढ़ी, बियर्ड यानी दाढ़ी, कवर्ड ढके हुए थी, बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है? छाती। तो उनकी इतनी लंबी दाढ़ी थी कि बेस्ट पार्ट मतलब काफी जो छाती का भाग है वो दाढ़ी से ढका हुआ था। और वो कैसे दिख रहे थे? ही लुक्ड, वो दिख रहे थे, एट लीस्ट मतलब कम से कम उनको, उनके फोटो को, पिक्चर को देख के ऐसा लग रहा था कि उस समय दादाजी की उम्र क्या होगी? कम से कम वो 100 वर्ष बुजुर्ग रहे होंगे उस समय। एक्चुअल में नहीं था, लेकिन वो पिक्चर में ऐसा लग रहा था, क्योंकि उस समय जो है पिक्चर ड्रॉन की जाती थी, बनाई जाती थी हाथ से, कैमरे वगैरह नहीं थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन who would have a wife or children। तो ये ही किसके लिए आया? दादाजी के लिए। दादाजी जो है इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लग रहे थे कि उनके भी एक पत्नी या बच्चे हुए होंगे, जैसा इनको दादी के लिए भी यकीन नहीं हो रहा था कि लोग कहते थे कि तुम्हारी दादी के जो है कभी यंग थी, प्रीटी थी और उनके एक पति भी था, लेकिन इनको उस बात पे बिलीव नहीं हो रहा था। उसी प्रकार से ये कह रहे कि दादाजी का पिक्चर देख के भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनके जो है पत्नी कभी रही होगी और बच्चे भी हुए होंगे। तो दादाजी के लिए भी इस बात पे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि दादाजी भी शुरू से बुजुर्ग ही थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। और दादाजी को देख के क्या लग रहा था कि उनके केवल क्या हो सकते हैं? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत सारे नाती नातिन, पोते पोतियां वो हो सकते हैं, लेकिन पत्नी और बच्चे नहीं हो सकते। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। तो जैसे कि मेरी दादी माँ के लिए जो ये विचार था कि वो कभी यंग रही होगी और प्रीटी रही होगी, ये वाला थॉट, ये वाला विचार, द थॉट देखो मतलब क्या है इसका? विचार, थॉट यानी विचार, और द थॉट, द कब लगता है? जब किसी विशेष विचार की बात की जा रही है, जो इससे जस्ट पहले मेंशन किया इन्होंने। कौन सा विचार? कि कभी दादी यंग और प्रीटी रही होगी, ये वाला विचार, इसीलिए द थॉट आया है। तो ये आर्टिकल भी आपके सिलेबस में है, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ऑलमोस्ट यानी लगभग, रिवोल्टिंग मतलब विद्रोही, रिवोल्टिंग मतलब विद्रोही। तो ये विचार ये कह रहे मेरे लिए क्या था? एक चैप्टर के स्टार्टिंग में थे ना कि एक्सप्रेशंस जो है इनको आप चैप्टर पढ़िए और क्लियर करिए। तो पहला यही था उसके अंदर, द थॉट वाज ऑलमोस्ट, एक तो था हार्ड टू बिलीव, मतलब यकीन करना मुश्किल होना, दूसरा है द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो द थॉट, कौन सा थॉट? वो ये थॉट कि कभी जो है दादी यंग रही होगी और प्रीटी रही होगी और उनके एक पति भी रहा होगा। तो ये वाला विचार जो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए ऑलमोस्ट यानी लगभग, रिवोल्टिंग मतलब विद्रोही था, कि मतलब उस पर यकीन नहीं हो रहा था मुझे, तो दिमाग इसको मान नहीं रहा था। सी ऑफन टोल्ड अस फॉर द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। तो दादी जो है, ऑफन यानी प्राय, ऑफन का मतलब क्या है? प्राय। इसमें टी साइलेंट है ना, ऑफन बोलते हैं इसको, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे। ऑफन टोल्ड अस, दादी हमें प्राय बताया करती थी, द गेम्स, वो वाले गेम्स, सी यूज्ड टू प्ले, जो वो बच्ची थी एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तब वो खेलती थी, उन गेम्स के, उन खेलों के बारे में वो हमें प्राय बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, सीम यानी प्रतीत होना, एब्सर्ड यानी भद्दा, क्वाइट यानी लगभग, ऑलमोस्ट, तो क्वाइट के लिए आप ऑलमोस्ट लिख सकते हैं। देखो एक ये क्वाइट है, QUITE, क्वाइट, ये क्वाइट का मतलब है ऑलमोस्ट, लगभग। दूसरा क्वाइट एक कौन सा होता है? ये वाला देखिए,
QUIET, क्वाइट। इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, है ना, साइलेंट। और एब्सर्ड यानी भद्दा, बेकार। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मतलब है अशिष्ट, है ना। एब्सर्ड का मतलब तो क्या है? भद्दा, बेकार। मतलब कि दादी जब कहती थी कि वो बच्ची थी, छोटी थी, तो वो किस प्रकार के गेम्स खेला करती थी, तो ये बात जो है दादी की, वो हमें कैसी लगती थी? लगभग भद्दी लगती थी। और अनडिग्निफाइड, अशिष्ट लगती थी। अनडिग्निफाइड यानी अशिष्ट, डिग्निफाइड मतलब शिष्ट, और अनडिग्निफाइड यानी अशिष्ट। तो दादी की ये बात जो है हमें अशिष्ट लगती थी, सही नहीं लगती थी, क्योंकि उन्हें तो ये भी यकीन नहीं था कि दादी कभी यंग रही होगी। तो उनके लिए इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल था कि कभी वो बच्ची रही होगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब दादी उन्हें बताती थी कि वो छोटी थी तो वो कैसे, कौन से गेम्स खेला करती थी, तो उनको ये बात जो है उनकी बेकार लगती थी, अभद्र लगती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और इस बात से हम उनके प्रति कैसा ट्रीट करते थे, कैसा व्यवहार करते थे? मतलब दादी जब बताती थी ना कि वो कौन से गेम्स खेलती थी, तो हम उसे कैसे ट्रीट करते, मतलब कैसे रेस्पॉन्ड देते थे, कैसे प्रतिक्रिया अपनी देते थे, है ना, कैसे देते थे? लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का मतलब होता है फॉर्चून टेलर। प्रॉफिट्स यानी फॉर्चून टेलर्स। फेबल्स का मतलब होता है दंत कथाएं, काल्पनिक कथाएं, है ना। फेबल्स मतलब काल्पनिक कथाएं। काल्पनिक कहानियां होती है ना, जिनमें वास्तविकता नहीं होती, फेबल्स। और प्रोफेट्स क्या होता है? फॉर्चून टेलर, भविष्य बताने वाले। फॉर्चून टेलर, भविष्य वक्ता, भविष्य बताने वाले। तो जो फॉर्चून टेलर्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, संत होते हैं, तो वो जो काल्पनिक कहानियां हमें जो सुनाते हैं, तो हमें लगता था कि दादी भी जो है अपनी मनगढ़ंत अपनी बातें बता रही है। एक्चुअल में वो कोई गेम नहीं खेलती थी, मतलब एक्चुअल में उनको यही यकीन नहीं हो रहा था कि वो कभी बच्ची रही होगी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो आगे अब जो है ये दादी का पर्सनैलिटी बता रहे हैं कि दादी का अपीयरेंस कैसा था, वो दिखने में कैसी लगती थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, दादी का जो है ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच। तो उसमें सबसे पहला हम यही लिखेंगे कि वो किस प्रकार की दिखती थी। तो वो क्या थी? सी हैड ऑलवेज बी, वो हमेशा से, जब से वो जान रहे थे दादी को, शॉर्ट थी, है ना, हाइट कम थी, ठिगनी थी। एंड फैट, थोड़ी सी मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंड, और थोड़ी सी झुकी हुई थी, जैसे बुढ़ापे में जो है झुक जाता है व्यक्ति यहाँ से, बैक से। हर फेस वॉज बेंट, मतलब झुकी हुई, है ना। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स का मतलब क्या है? झुर्रियां। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके चेहरे पे क्रिस क्रॉस, क्रॉस करते हुए झुर्रियां एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हर जगह, प्रत्येक जगह जा रही थी। तो इतनी ज्यादा झुर्रियों से उनका चेहरा जो है भरा हुआ था। झुर्रियां, रिंकल्स यानी झुर्रियां, और रिंकल्ड पहले वर्ड जो आया था आपके, सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वो रिंकल्ड, झुर्रीदार। तो उनके चेहरे पे इतनी सारी झुर्रियां थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। तो हम तो निश्चिंत थे, कहते नहीं, हम तो निश्चिंत थे कि वो हमेशा, जब से हम उनको जानते थे, वो ऐसे ही रही थी। कैसी? बुजुर्ग। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बुजुर्ग। सो टेरिबली ओल्ड मतलब अत्यधिक बुजुर्ग। कि नहीं, हमें तो पता था कि हम जब से उनको जानते थे तब से वो क्या थी? टेरिबली ओल्ड, यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा। वैसे टेरिबल का मतलब होता है भयानक, खतरनाक, लेकिन यहाँ पे टेरिबल का मतलब है अत्यधिक, बहुत ज्यादा। That she could not have grown older। तो लेखक देखो क्या कह रहे हैं कि वो इतनी बुजुर्ग थी, जब से हम उनको जानते थे वो इतनी बुजुर्ग थी कि इससे ज्यादा बुजुर्ग कोई हो नहीं सकता। इससे ज्यादा वो ओल्डर, ज्यादा बुजुर्ग जो है हो नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years।
और कि इतनी बुजुर्ग थी कि बुजुर्ग जो ओल्डनेस है उसकी पराकाष्ठा थी कि इससे ज्यादा कोई बुजुर्ग हो नहीं सकता, और वो 20 सालों तक उतनी बुजुर्ग ही रही। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, तो वो कभी इतनी बुजुर्ग थी तो वो आकर्षक तो हो कभी हो नहीं सकती, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से क्या थी, सुंदर थी, है ना। तो इनकी दादी थी, इनको बहुत अच्छी लगती थी वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग बहुत ज्यादा थी, जब से मैं उनको जानता था तब से वो इतनी बुजुर्ग थी। तो उनके बारे में इन बातों पे यकीन करना मुश्किल हो जाता था मेरे लिए कि कभी वो बच्ची रही होगी, कभी यंग भी रही होगी, कभी उनके कोई पति भी रहा होगा। तो वो कह रहे हैं लेकिन मेरी दादी जो है वो क्या थी, सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। सी होबल्ड, होबल मतलब लड़खड़ाकर चलना, होबल यानी HOBBLE, होबल यानी लड़खड़ाकर चलना, लड़खड़ा कर चलना, है ना। बुढ़ापे में इंसान अच्छे से नहीं चल पाता है, तो वो लड़खड़ा के चलती थी। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, स्पॉटलेस व्हाइट मतलब बिना स्पॉट के, बिना धब्बे के, बेदाग सफेद कपड़ों में। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ जो है उनका उनकी कमर पे ऐसे रहता था, उनके कमर के ऊपर रखा हुआ रहता था। टू बैलेंस, किस लिए, बैलेंस करने के लिए, बैलेंस यानी संतुलन बनाने के लिए। हर स्टूप, स्टूप मतलब उनका जो ये झुकाव था ना, ये बेंट था उनके, स्टूप यानी झुकाव, बेंट। एंड द अदर, और दूसरा हाथ, दूसरा हाथ देखो कहाँ रहता था, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, दूसरा हाथ जो है वो क्या करता था, बीट्स यानी मणके, मणके, और रोजरी का मतलब होता है माला। दूसरा हाथ माला के मनकों पे घूमता रहता था, है ना, मन के चला, माला के मन के जो उनको चलाता रहता था। तो देखिए दादी जो है वो घर में कैसे चलती थी, लड़खड़ा के चलती थी, और उनका एक हाथ जो है कमर पे रहता था उनके स्टूप को, उनके बेंट को बैलेंस करने के लिए, और दूसरे हाथ में उनके हमेशा माला रहती थी, जो वो हाथ जो उनका चलता रहता था मनकों पे माला के। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स बोलते हैं बालों को, लॉक्स यानी बाल। तो उनके जो सिल्वर लॉक्स क्यों बोला है, क्योंकि वो बुजुर्ग थी तो उनके बाल क्या थे, सफेद, तो चांदी जैसे जो उनके बाल थे। तो हर सिल्वर लॉक्स, उनके चांदी जैसे बाल, वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, अनटाइडली यानी अस्त व्यस्त, स्कैटर यानी बिखरा हुआ, अनटाइडली मतलब अस्त व्यस्त। तो उनके बाल जो है चांदी जैसे बाल, सफेद बाल, अस्त व्यस्त रूप से बिखरे हुए रहते थे। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, किस पे, पेल पकर्ड फेस मतलब वीक, पीलापन लिए हुए, येलोनेस के साथ। तो उनका चेहरा जो था वीक दिखता था, येलो दिखता था, उसके ऊपर उनके बाल जो है अस्त व्यस्त रूप से बिखरे हुए रहते थे। एंड हर लिप्स, और उनके होठ, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली के लिए आप कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं। मूव्ड यानी हिलते रहते थे। इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब अश्रव्य, अश्रव्य। ऑडिबल का मतलब बच्चा होता है, इसका अपोजिट जो होगा ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है जिसको हम सुन सके, है ना, श्रव्य। और ये इनऑडिबल मतलब अश्रव्य। तो इनऑडिबल यानी अश्रव्य, कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार, कंटिन्यूअसली। आप सिनोनिम लिख सकते हैं इसके लिए। देखिए आपके जो है सीन पैसेज आता है, जैसे 12th में भी आता है वैसे 11th में भी सीन पैसेज जो है वो मेन टेक्स्ट बुक से आता है, इसी से आएगा, हॉर्नबिल से। और सीन पैसेज का मतलब जो चैप्टर हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल के, उनमें से किसी एक चैप्टर से आएगा। अगर आप अच्छे से चैप्टर सारे पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर भी आराम से दे पाएंगे, अच्छे से याद होगा, और सीन पैसेज आपका बिल्कुल अच्छे से होगा, क्योंकि मैं आपको काफी सिनोनिम, काफी वर्ड्स के बताती रहती हूँ साथ में। तो यहाँ पे जैसे आपके पैसेज आया ये वाला ही जो भी हम पढ़ रहे हैं,
तो वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कंटिन्यूअसली वर्ड के लिए कौन सा सिनोनिम है इस पैसेज में से, तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंटली। एंड हर लिप्स, दादी के जो होंठ है कॉन्स्टेंटली, लगातार, कंटिन्यूअसली मूव्ड यानी हिलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, अश्रव्य प्रार्थना में। मतलब एक हाथ कमर पे, दूसरे हाथ में माला के मणकों पे, और वो माला के मणके फेरती फेरती अब उनके होठ भी हिलते रहते थे, वो जो है भगवान का नाम लेती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी, तो वो सुनाई नहीं देती थी लेकिन उनके होठ हिलते हुए दिखाई देते थे। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, आगे और कहते कि हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, अब उनकी कंपेरिजन कर रहे हैं लेखक, तुलना कर रहे हैं किससे, कि वो कैसी थी, लाइक द विंटर लैंडस्केप, सर्दियों में जो दृश्य होता है, भूदृश्य होता है, कहाँ पे, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पे जो दृश्य होता है, सीनरी होती है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, तो उनको देख के क्या लगता था कि वो सर्दियों का जो वो दृश्य है पर्वतों पे, वो कैसा दृश्य है, एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब है विस्तार, है ना, एक्सपेंस का मतलब क्या है, विस्तार, फैलाव। और एक वर्ड होता है एक्सपेंस, PENSE, एक्सपेंस, इसका मतलब क्या होता है, खर्च, है ना। ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब है शांति, सेरेनिटी का मतलब है कामनेस, शांति, काम यानी शांत, CALM, काम का मतलब होता है शांत, L साइलेंट होता है, और कामनेस मतलब शांति, सेरेनिटी का मतलब भी शांति, और जो है वो क्या विस्तार था, ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, ये सिनोनिम आप जरूर लिखते जाएं, कॉपी पेन साथ में रखें और उस पे आप वर्ड लिखें, उसका सिनोनिम जरूर लिखें, सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि। तो आप पूरा इसको समझते हैं कि वो कैसी दिखती थी, सर्दियों का दृश्य पर्वतों पे जैसा होता है, कैसा, एन एक्सपीरियंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, एक शुद्ध सफेद शांति का विस्तार, जो कि सांस ले रहा है किसकी, शांति और संतुष्टि की। क्यों, कपड़े उनके सफेद, बाल उनके सफेद, है ना, तो उनको देख के ऐसा लगता था कि वो पूरी सफेदी का एक विस्तार है, लेकिन वो सफेदी भी कैसी है, शुद्ध सफेदी जो है, शांति जो है वो कैसी है, शुद्ध सफेद शांति का विस्तार है। और वो जो सांस ले रही है, उनको देख के ऐसा लगता था, उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता था कि वो क्या है, पीसफुल है ना, उनके मन में शांति है, और वो कंटेंट है, संतुष्ट है ना, कंटेंटमेंट की सांस ले रही है, मतलब वो बिल्कुल अपने जीवन में संतुष्ट है और शांत है। माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी क्या थे, अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, तो मेरे माता पिता, लेखक कह रहे हैं कि मेरे माता पिता ने लेफ्ट यानी छोड़ दिया था, मी यानी मुझे, विथ हर उनके साथ, कब, व्हेन जब, दे वेंट टू लिव इन द सिटी जब वो शहर रहने चले गए थे, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और वही कॉन्स्टेंटली यानी कंटिन्यूअसली, और हम उसके बाद लगातार साथ रहे। तो माता पिता जो है इनके शहर चले गए थे और इनको इनकी दादी के पास गांव में छोड़ के गए थे। तो ये कह रहे हैं कि जब माता पिता मुझे ये दादी के पास छोड़ के चले गए तो उसके बाद हम क्या रहे, लगातार साथ रहे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, तो वो दादी क्या करती थी, प्राय मुझे जो है सुबह उठाया करती थी, है ना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वो अपनी प्रेयर जो है, प्रार्थना जो है, वो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग यानी गाने के रूप में, मोनोटोनस यानी नीरस, मोनो का मतलब होता है एक, और टोन जो है एक ही प्रकार की टोन होगी, आपके कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा गाने में, तो आपका गाना क्या होगा, नीरस होगा, है ना। तो मोनोटोनस नीरस गाने के अंदाज में जो है अपनी प्रेयर वो बोलती थी, कब, वाइल जब, सी बाथ मी एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब वो मुझे स्नान कराती थी और मुझे ड्रेस्ड मी यानी मुझे कपड़े पहनाती थी, इन द होप, इन द होप मतलब इस उम्मीद के साथ, दैट की आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट,
बाय हार्ट मतलब मन से। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग देखिए, ये कह रहे हैं कि दादी जो है जब मुझे स्नान करवाती थी, जब मुझे तैयार करती थी, स्कूल के रेडी करती थी, तो वो अपनी प्रेयर जो है नीरस रूप से गाने के अंदाज में गाती थी। मतलब गाना वो कोशिश तो कर रही थी गाने की, लेकिन वो नीरस होता था, ये कह रहे हैं। तो वो इस उम्मीद के साथ वो गाती थी ताकि मेरा पोता जो है, खुशवंत सिंह जो है, लेखक जो है, वो उसको सुने और उसको मन से याद करे। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, ये कह रहे हैं, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती थी, बट नेवर बोदर टू लर्न इट। बोदर का मतलब है परेशान होना, बोदर मतलब परेशान होना। नेवर बॉदर मतलब कभी परेशान नहीं हुआ। किस लिए? तो ये कह रहे हैं कि मैं नेवर यानी कभी नहीं, कभी भी परेशान नहीं हुआ टू लर्न इट, उसको याद करने के लिए। कहने का मतलब है कि मैं सुनता तो था, दादी जो प्रेयर गाती थी मैं सुनता था, लेकिन मैंने कभी परेशानी नहीं उठाई उसको याद करने की, मतलब मैंने उसको याद नहीं किया। देन उसके बाद सी वुड फेच, फेच का मतलब है लाना, ब्रिंग है ना, इसका सिनोनिम होगा ब्रिंग। देखो ये जो पैसेज है आपके आया हुआ एक बार एग्जाम में, ईयरली एग्जाम या हाफ ईयरली में जो भी, और उसमें ये पूछा गया है कि ब्रिंग वर्ड का सिनोनिम लिखिए पैसेज में से, तो क्या होगा? फेच, ब्रिंग, फेच यानी लाना। और ये कह रहे स्नान करवाने के बाद, तैयार करने के बाद वो क्या करती थी? सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की स्लेट, पाटी जो है वो लेके आती। विच किसके लिए है? स्लेट के लिए ही, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि वो सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने पहले से धोया होता था, साफ किया होता था पार्टी को, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और उसके ऊपर येलो चौक से प्लास्टर कर देती थी वो, जैसे दीवार पे प्लास्टर करते ना, वैसे पूरी पार्टी पे येलो चौक फेर देती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पोट, क्योंकि उस जमाने में जो है स्याही से लिखते थे लोग, स्याही में पेन को डुबो के कलम को और फिर लिखा जाता था, फिर और डुबोते थे, लिखते थे। तो वो कह रहे हैं कि वो मुझे स्लेट देती थी, पार्टी देती थी लकड़ी की, और उसके ऊपर येलो चौक से प्लास्टर करती थी, साथ में एक टाइनी यानी छोटा, टाइनी मतलब छोटा सा, अर्थन यानी मिट्टी का, इंक पोट एक स्याही का दवात जो है वो भी देती थी साथ में, एंड अ रेड पेन, और क्या देती थी? रेड पेन देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सबको एक बंडल में वो बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, प्रीपोजिशन है ना आपके सिलेबस में, जैसे अबव है, जैसे आफ्टर है, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, तो ब्रेकफास्ट में ये क्या खाते थे? थिक यानी मोटी, स्टेल का मतलब होता है बासी, रात की बनी हुई जो रोटी होती है वो अगले दिन सुबह ये खाते थे, तो वो स्टेल हो गई। मोटी बासी चपाती विथ अ लिटिल बटर, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, डिटर्मिनर्स भी है आपके सिलेबस में, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा मात्रा में, क्वांटिटी में। बटर यानी मक्खन, एंड सुगर यानी चीनी, शक्कर, स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर फैला के। तो वो क्या खाते थे ब्रेकफास्ट में? थिक स्टेल चपाती, मोटी बासी रोटी, उसके ऊपर बटर डाल के उसके ऊपर शुगर जो है वो स्प्रेड करके। तो ये ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या करते थे वो? वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, विद्यालय जाते थे। वी देखिए दादी उनके साथ जाती थी स्कूल में। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर, और वो कई जो है, सेवरल यानी कई, ये भी डिटर्मिनर है, तो वो अपने साथ कहीं स्टेल चपातीज बासी रोटियां लेके चलती थी, विथ हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए? गांव के कुत्तों के लिए। तो वो साथ में दादी जो है पोते को तो चपाती पे बटर और शक्कर डाल के ब्रेकफास्ट कराती, और अपने साथ में भी लेके चलती थी, किसके लिए? विलेज डॉग्स के लिए। तो आगे देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल चलती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो है वो टेम्पल से अटैच थी, मंदिर से जुड़ी हुई थी, मतलब मंदिर था ना, उसी के आगे बरामदे में जो है स्कूल भी इनकी लगती थी, तो अटैच थे, आपस में जुड़े हुए थे मंदिर और स्कूल। द प्रीस्ट टॉट अस, पुजारी जो है हमें सिखाता था, द अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, अ आ, अक्षर ज्ञान, एंड
अल्फाबेट यानी वर्णमाला। कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले सबसे पहले हम उनके क्या सीखेंगे, अल्फाबेट्स। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। तो ये कह रहे हैं कि पुजारी जो था वही इनका टीचर था वहां पे, प्रीस्ट यानी पुजारी, प्रीस्ट मतलब पुजारी। तो पुजारी जो इनको अल्फाबेट सिखाता था और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. Chorus का मतलब होता है एक साथ बोलना या गाना। इधर साइड मतलब दोनों साइड, इधर यानी दोनों, रोज यानी पंक्ति, लिखते जाइए आप, वरांडा यानी बरामदा, अल्फाबेट आ गया, प्रेयर इन अ कोरस यानी एक साथ। तो ये कह रहे हैं कि जब, वाइल यानी जब, जो बच्चे जो क्या करते थे, रोज यानी पंक्तियों में, जैसे मंदिर है, मंदिर के आगे बरामदा है, तो बरामदे के दोनों साइड में पंक्तियां बना के बच्चे जब जो है अल्फाबेट वर्णमाला और प्रार्थना जो है इन अ कोरस एक साथ गाते थे। छोटे बच्चे देखिए वर्णमाला भी एक साथ गाते हैं, अ से अनार, आ से आम, ऐसे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी दादी जो है मंदिर के अंदर बैठ करके रीडिंग पढ़ती थी द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक ग्रंथ, है ना, स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ। रिलीजियस बुक्स, RELIGIOUS, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक